Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, this is the last chapter of our 12th political science, and with this our entire syllabus will be completed. So ये चैप्टर का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड. अगर आप पीछे देखेंगे तो हमारे जो शुरू के 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उनका मेन कंसर्न था वर्ल्ड सिंस 1991. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि कैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हुई तो उसके बाद क्या सिनेरियो रहा है पूरे दुनिया में, क्या देखा गया, क्या क्या ट्रेंड्स देखे गए. हमने देखा पहले बाइपोलैरिटी थी, फिर यूनिपोलैरिटी आई, फिर उसके बाद हमारा उसी से कंटिन्यू होकर सेकंड चैप्टर आता है, वो था ग्लोबलाइजेशन यानी मल्टीपोलैरिटी. हमने पढ़ी, रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, टेक्नोलॉजी कैसे फास्ट हो रही है, कैसे इकोनॉमीज़ एक दूसरे की दोस्त बनते जा रही हैं, ये हमने देखा. उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर था, वो भी वर्ल्ड सिंस 1991 के अंडर था, और वो था ह्यूमैनिटेरियन इशू. इसमें हमने पहले वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पढ़ा, उसके बाद हमने इंडियन कंटेक्स्ट में भी पढ़े, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स थी वो पढ़ा हमने. एंड जो हमारा फोर्थ चैप्टर से रहा है, 4 चैप्टर 5 एंड आर चैप्टर नंबर 6. तो जो फोर्थ चैप्टर है उसकी हेडिंग थी कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी वर्ल्ड सिंस 1991 तक हमने पढ़ा कि तब से लेके तब तक क्या हुआ, 90s के टाइम पे कैसे क्या क्या हुआ. अब हम प्रेजेंट टाइम के इंडिया को पढ़ रहे थे. इसमें हमने पढ़ा नेशनलिज्म वाले कंसेप्ट, हमने पढ़ा कि कैसे हमारी पीस को खतरा है, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करी जा सकती है, वगैरह वगैरह. चैप्टर नंबर 5 में हमने, ये भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में आता है, इसमें हमने पढ़ा गुड गवर्नेंस के बारे में, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए गुड गवर्नेंस के, क्या क्या चीज़ों से एक गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी साबित होती है. और ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है दुनिया के साथ, कैसे हम मेंटेनेंस रखते हैं उस चीज़ का, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है. ये सारी चीज़ हम इंडिया एंड द वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ने वाले, यानी इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आई होप स्टूडेंट आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The evolution of Indian foreign policy can be traced back to the period before independence. It was an actor in international relations even as a British colony. It participated in Bretton Woods Conference that created International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development. It also was a part of the San Francisco Conference that gave final shape to the Charter of the United Nations. Post-Indian foreign policy was a continuation of the legacy of the British policy in some cases, whereas in some other it took position which completely different from British. तो जो इवोल्यूशन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम ट्रैक कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के पहले के ज़माने से, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, उस तब से उसके पहले से हम ट्रैक कर सकते हैं कैसे इंडिया ने स्ट्राइव किया टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़. क्योंकि इंडिया में बहुत ही इंटेलेक्ट लीडर्स रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला. तो उन जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे वो उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी होने के बावजूद, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो होने के बावजूद उन्होंने दुनिया के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करें. क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ट्रेड करता था, ठीक है, इंडिया के मसाले दुनिया भर में आते जाते थे, इंडिया के गारमेंट्स, इंडिया का सिल्क, कॉटन वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ों से इकोनॉमी चलती थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने सिस्टम लाया और चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट की, लेकिन इंडिया का रिलेशन ब्रिटिश के आने से पहले से दुनिया भर की देशों में रहा है. में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का क्रिएशन हुआ. तो ऐसे एक कॉन्फ्रेंस का इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था तब से पार्ट रह चुका है. उसके बाद इंडिया ने जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यूएसए में पार्टिसिपेट किया था, इट वाज हेल्ड इन यूएसए दैट कॉन्फ्रेंस. तो उस कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. सो ये उसका एक अलग नाम है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का. तो यहाँ पे इंडिया के अलावा 44 अलग अलग नेशन से डेलीगेट्स को बुलाया गया था. तो इंडिया में भी ऐसे लीडर, ऐसे इंटेलेक्ट थे जो वहाँ पे इनवाइटेड थे, और वहाँ वो लोग गैदर हुए और ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई. इंडिया सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का भी पार्ट रह चुका है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के फाइनल चार्टर को शेप किया गया. यूनाइटेड नेशन का जो फाइनल चार्टर था उसके डिस्कशन पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और उसमें भी इंडिया इनवाइटेड था. तो इंडिया की जो प्रेजेंट थी उस टाइम पे, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में कितना जाना माना जाने वाला हमारा इंडिया था. तो ये फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज एन हिस्ट्री हम इसे पढ़ रहे हैं. ओके, इंडिपेंडेंस के पहले से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की लेगेसी रही है, ठीक है. अब जो लेगेसी वो थी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी पहले से थी,
ब्रिटिश जब चले गए इंडिया से, तो वो फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू हुई, उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही उठाई, कुछ रिलेशनशिप टिप्स वगैरह जो भी फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड थी, तो कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश की कैरी ऑन की और कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल ही अलग किया, ठीक है, क्योंकि हमारा एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जो हमारे लीडर्स को सही लगा उन्होंने वैसे वैसे पॉलिसी को फ्रेम करते गए। We begin this chapter with understanding the objective and principles as well as the factors that influence Indian foreign policy in India. So हम ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल को पढ़ते हुए। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगी वो। Important objective of Indian foreign policy is to maintain international peace and security. तो जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि पीस मेंटेन रहे और हमारा देश सिक्योर रहे, सेफ रहे। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 आर्टिकल 51 में आता है हमारा, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्राइव करना चाहिए फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। Further, since independence, India aspired to emerge as a major power. इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का एस्पिरेशन यही रहा है कि वो एक मेजर पावर में इमर्ज हो और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब The objective of Indian foreign policy include protection of sovereignty. Sovereignty का मतलब होता है कि पावर रहना कंट्री के पास कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें, यानी बाहर की किसी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना रहे हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट पे। तो ये पावर रहना, इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मतलब एक ऐसा स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड, यानी हम एक रहें, हम अनडिवाइडेड रहें, इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी में कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो, हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रॉडर सेंस में इंश्योर किया जाए। तो 1990 से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया 1990 से, हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ और कनेक्टेड होने लगे। हमने पढ़ा अपने 3rd चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन में कि कैसे एक कंट्री से रिलेशन, यानी उसके सारे फ्रेंडली, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पाकिस्तान से ख़राब रिलेशन है, तो जो पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अमेरिका ले लो या चाइना ले लो, तो कहीं ना कहीं हमारी खटक उनके साथ भी आपको नज़र आएगी, वेदर इट्स चाइना और यूएसए। तो ऐसे जैसे रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की दुश्मनी है, अब तक है कहीं ना कहीं, और यूनाइटेड स्टेट का पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन है, रशिया का हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यूएस और हमारे रिलेशन में कोई खटक रहती है और पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन में कुछ कमी रहती है। तो ये चीज़ 1990 से काफ़ी होने लगी क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया। तो इसलिए इंडिया ने ग्रेटर इंटीग्रेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट की। वर्ल्ड इकोनॉमी से हम कनेक्ट हो रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी, कि हमारी गवर्नेंस में कोई इन्फ्लुएंस ना है, हमारी गवर्नमेंट को कोई बाहर का इन्फ्लुएंस ना करे, हमारी कंट्री में इंटीग्रिटी रहे, हमारा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो 1990 से ये सारी चीज़ों को फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इंडिया अडॉप्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेटर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेट होना मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज से, with the world economy in order to sustain high growth rate. As a result, good relation with neighboring country, strengthening relation with regional groups such as ASEAN and European Union, ensuring peace and order in the Indian Ocean and Indo-Pacific region are also some important objective of contemporary foreign policy of India. क्योंकि हमने अभी बताया कि कैसे हम ग्लोबलाइज हुए, तो हमारा जो इंडिया है, इस पास काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ है, हमारे पास पाकिस्तान है, हमारे पास बांग्लादेश है, हमारे पास नेपाल है, हमारे पास भूटान है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास म्यांमार है, हमारे पास श्रीलंका है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं अपनी, ठीक है, इनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट आ सकते हैं, यहाँ पे हमारी टेररिज्म बढ़ सकता है, या अगर हम
पीस ना मेंटेन रखें तो कहीं ना कहीं इनसे हमारी दुश्मनी हो सकती है, बॉर्डर्स पे फाइट हो सकती है, हमारे आर्मी को खतरा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों इसलिए फॉरेन पॉलिसी में जो है पीस और सिक्योरिटी एक मेजर है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, आइए वो पढ़ते हैं। द फंडामेंटल आइडियाज दैट एक्ट एज अ गाइडलाइन टू फॉरेन पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया। तो जो गाइडलाइन थी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए, जो गाइडलाइन थी, जो प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के लीडर्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने ये पॉलिसी बनाई, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थी सॉवरिन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, यानी हम कनेक्ट तो हैं एक दूसरे से, ठीक है, इंडिया श्रीलंका कनेक्ट है, लेकिन सॉवरेन है। सॉवरेन यानी इंडिया श्रीलंका के मैटर में नहीं बोलेगा, श्रीलंका इंडिया के इंटरनल मैटर में नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा इन द सेंस वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस नहीं कर, गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की पावर इंडिया में ही होनी चाहिए, इंडिया के लीडर्स में, इंडिया के लोगों के पास ही होनी चाहिए। तो ये था सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। तो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए सॉवरेनिटी के लिए और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी एकता रहनी चाहिए हर स्टेट की। अब आप देखेंगे लाइन से हर चीज़ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नॉन इंटरवेंशन ऐसी ही आपको दिखाई देंगी, यानी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कोई भी इंटरनल अफेयर में। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, कुछ यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लॉ बनाया है जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको फॉलो करना है। तो उन लॉ का ख्याल रखते हुए हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एशियन हो गया हमारा रीजनल एशिया के लिए, ईयू हो गया हमारा रीजनल, यूएन हो गया हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ हो गया हमारा। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिलीफ इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और ये बिलीफ के साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाया है कि जिनके भी साथ हमारा दोस्ती हो उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो हमारा, उनके साथ हमारा कोई भी अगर डिस्प्यूट हो, कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, तो उस पर पीसफुल रिजोल्यूशन हम सजेस्ट करें। तो ये कुछ पॉलिसी मेकर्स ने गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए, इन प्रिंसिपल्स को नज़र में रखते हुए हमारी पॉलिसी को डिज़ाइन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच ऑन 7 सितंबर 1946 given on All India Radio spelled out the core features of India's foreign policy। 7 सितंबर 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे अपनी स्पीच कही, तो उसमें उन्होंने कोर फीचर्स बताया इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। उन्होंने बताया कि वी पर्पस as far as possible to keep away from the power politics of groups। पावर पॉलिटिक्स था उस टाइम पे, वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, यूएसए और यूएसएसआर में, लेकिन एक तीसरा वर्ल्ड भी बन रहा था जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उन्हें कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड। तो इंडिया थर्ड वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा था। तो पावर पॉलिटिक्स से दूर रहने की बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस फॉरेन पॉलिसी की स्पीच में। aligned against one another which have led in the past to world wars and which may again lead to disasters on an even wider scale। तो उन्होंने रीज़न बताया कि क्यों हम इन सुपर पावर्स से दूर रहेंगे और अलाइंड रहेंगे, यानी हम किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे, हम एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, हमें किसी पे रिलाई नहीं होना है, हमें किसी को उतना हक और उतनी पावर नहीं देनी है, ना ही किसी की हमें सपोर्ट चाहिए उस लेवल पे। तो ये क्योंकि इन वजहों से, ये सुपर पावर वाले कॉन्सेप्ट से दुनिया में काफ़ी डिज़ास्टर देखा गया, और अगर ऐसे ही रहा, अगर ऐसे ही न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट भी बढ़ते गए इन पावर्स के नीचे, तो फिर आगे और भी डिजास्टर्स हमें देखे जा सकते हैं। ही ऑल्सो होप्ड हैव फ्रेंडली रिलेशन विद इंग्लैंड कॉलोनी, एज इंडिया जो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी अब वो इंडिपेंडेंट स्टेट में तब्दील होने जा रही थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से रवानगी ले रहे थे, वो जा रहे थे इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा इंग्लैंड से भी हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर को भी इन्वाइट किया कि आप लोग भी फ्रेंडशिप करें। यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट में कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन इंडिया ने अप्रोच किया, उन्हें इन्वाइट किया कि वो फ्रेंडशिप करें। He hoped that the past friendship with China would continue in the future. About India's position in Asia, he said, we are of Asia and people of Asia are nearer and closer to us than others. India's position is important in terms of Western, Southern, Southeast Asia. तो इंडिया क्योंकि एशिया में आता है, तो उन्होंने कहा हम एशिया के लोग हैं और हम एशिया के लोगों के लिए हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, और इसीलिए इंडिया की पोजीशन बहुत मैटर करती है, चाहे वो वेस्टर्न हो,
चाहे वो सदर्न हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, हर जगह हमें एशियन लोगों का ध्यान रखना है, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने हैं क्योंकि हम एशिया के हैं। तो ये स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो स्टेशन पे दी और इसमें ये मैसेजेस थे जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि ये चीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो अच्छे से प्रोसेस हो, आप रिवाइज करें, आप रीड करें और नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। सी यू टिल देन, टेक केयर।